नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी बज भी टोपी। आज एक ऐसी कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हो जिसे आप जानते तो जरूर हैं, लेकिन आपको सिर्फ आधा सच मालूम है। पूरा सच आज हम बताने वाले हैं। साल 1987 मार्च का महीना, दिन था गुरुवार, समय लगभग 2:15 बजे। मुंबई के पॉस इलाके ओपेरा हाउस त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी ज्वेलर शॉप के सामने एक लग्जरी बस आके रुकती है। उस लग्जरी बस से 27 लोग उतरते हैं, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं और एक इनकम टैक्स रेड के सिलसिले में त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी की शॉप में एंटर करते हैं। उसका जो मुखिया रहता है वो सबसे आगे रहता है। उनका मुखिया प्रताप जावेरी, जो कि दुकान के मालिक थे, उनसे सारे सीसीटीवी बंद करवा देता है और उनका गन भी अपने पास ले लेता है। इनकम टैक्स की इस रेड में दुकान में लगभग वो लोग 45 मिनट तक रुकते हैं। सारे जो गहने हैं, जेवरात हैं, जितने भी वहां पे ज्वेलरी थी, सारे ज्वेलरी 2 अलग अलग सूटकेसों में बंद किए जाते हैं। कैश जितना भी था वो भी ले लेते हैं। सीबीआई की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाती है, सारी कार्रवाई किया जाता है। उनको स्लिप दिया जाता है, साइन किया जाता है, स्टैम्प मारा जाता है। सब कुछ जैसा सीबीआई करती है उस तरह से वो लोग करते हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति उनका मुखिया था वो 2 लोगों को बोलता है कि इसे 2 जो ब्रीफ केस है उसे बाहर खड़ी बस में रख दे। और उसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, यहाँ से हिलना नहीं, और मैं दूसरी जगह एक रेड डालनी है, वहां से होके आता हूँ। और वो बस में बैठता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो बंदा कभी नहीं लौटता है। काफी देर हो जाने के बाद प्रताप जावेरी को कुछ शक होता है। प्रताप जावेरी को ये सब कुछ अजीब लगता है और वो पुलिस मुख्यालय मुंबई, उस समय बॉम्बे कहलाता था, बॉम्बे के पुलिस मुख्यालय में फोन करता है। और फोन रिसीव करते हैं अरविंद इनामदार, जो उस समय क्राइम ब्रांच में थे 1987 में। और अरविंद इनामदार को जैसा सब कुछ बताया गया, सब कुछ सीबीआई के प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा था। वो लोग आए, आने के बाद में दुकान का शटर डाउन कर दिया। जितने भी स्टाफ थे उनको अलग खड़ा रहने को कहा, उनके रजिस्टर्स वगैरह चेक किए। सब कुछ जैसा सीबीआई रेड में करती है उस तरह से किया। लेकिन सिर्फ एक बात अरविंद इनामदार को खटक रही थी, वो कि सीबीआई की इस रेड में सारे सब कुछ जो गहने वगैरह थे और कैश वो लेके एक आदमी चला गया। और बड़ी अजीब बात थी कि सीबीआई की टीम अभी भी वहां पे मौजूद थी। पुलिस वहां पहुंचती है और तफ्तीश करना चालू करती है। पुलिस को जांच से ये मालूम पड़ता है कि इनका जो मुखिया था उनका नाम था मोहन सिंह, और मोहन सिंह ने 17 तारीख को होटल ताज में कमरा बुक किया था, कमरा नंबर 415। और वहीं से उसे मालूम पड़ता है कि वो त्रिवेंद्रम का रहने वाला था। और 18 तारीख को उसने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन दिया था कि उसे 50 डायनेमिक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑफिसर्स चाहिए सीबीआई के लिए, और उन सबको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था। मोहन सिंह ने नरीमन पॉइंट में एक ऑफिस भी किराए पर लिया हुआ था। इन सब लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसमें से सिर्फ 26 लोगों को छांटा जाता है, जो कि इस के लिए उचित थे सीबीआई के ऑफिसर्स के लिए। और उनको दूसरे दिन 11 बजे होटल ताज में बुलाता है। 11 बजे होटल ताज में इन सारे 26 लोगों को वो मोहन सिंह बताता है कि किस तरह से रेड डालनी है। उनको पूरी प्रक्रिया समझाता है और 1-1.5 घंटे वहां पे लेता है वो। और बाहर एक लग्जरी बस इंतजार कर रही होती है। सारे के सारे सीबीआई के ऑफिसर्स जिनको मोहन सिंह ने अपॉइंट किया था बस में बैठते हैं और ये लोग ओपेरा हाउस त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी के लिए चल पड़ते हैं। जांच में ये भी मालूम पड़ा कि दुकान से जो जेवरात और कैश गए हैं उसकी कीमत उस समय लगभग 35 लाख रुपए थी 1987 में, और 2019 में उसकी कीमत 3.5 करोड़ और $4,90,000 थी। जांच को आगे बढ़ाती है, होटल ताज जाती है, वहां से सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। उनको मालूम पड़ता है कि उसने अपना पता जो लिखाया था वो त्रिवेंद्रम का था। पुलिस की टीम त्रिवेंद्रम केरला जाती है
और लेकिन वहां कुछ भी हाथ नहीं लगता है। शक के आधार पर एक व्यक्ति जॉर्ज ऑगस्टिन फर्नांडिस को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन काफी पूछताछ के बाद ये मालूम पड़ता है कि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है। पुलिस अपने तहकीकात को आगे बढ़ाती है और उसे ये मालूम पड़ता है कि वो जब बस से वापस ओपेरा हाउस से होटल ताज आया और ताज में आने के बाद तुरंत ही चेकआउट कर गया और उसने एक टैक्सी हायर की और टैक्सी विले पार्ले के लिए ली। विले पार्ले में टैक्सी से उतरने के बाद उसने एक ऑटो हायर किया और उसके बाद का कोई भी ट्रेल, उसके बाद का कोई भी लीड पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने एक टीम आनन फानन में दुबई भी भेजी, लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ मालूम नहीं पड़ा कौन था, क्या था, कहां गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि उस जमाने में इस व्यक्ति ने इतने चालाकी से और इतने सफाई से इस क्राइम को अंजाम दिया कि आज तक वो पकड़ा नहीं गया। बहुत जगह पूरा नेशन वाइड अलर्ट उस समय सीबीआई ने जारी किया था, सारे पुलिस स्टेशनों को बताया गया था, लेकिन उसका एक नाम मोहन सिंह या मोहन सिंह, कुछ लोग उसे मोहन सिंह भी कहते थे, उसके अलावा पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं था। एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े कांड को अंजाम देकर फरार हो गया, गायब हो गया, डिसअपीयर, लुप्त हो गया और पुलिस इसको केस को सॉल्व नहीं कर सकी। वॉज इट अ परफेक्ट क्राइम? फिल्म निर्देशक नीरज पांडे जो इस तरह के थ्रिलर बनाते हैं, उनकी नजर में ये कहानी 2017-18 के आसपास आई और उन्होंने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई अक्षय कुमार को लेकर, अनुपम खेर को लेकर। वो फिल्म थी स्पेशल 26। इस फिल्म में उन्होंने काफी कुछ तोड़ मड़ोड़ किया है। जो ओरिजिनल कहानी है उसने इसमें दिखाया है कि इसका मोहन सिंह का एक ग्रुप रहता है, अक्षय कुमार और उसके पार्टनर्स रहते हैं, जब हकीकत में वो व्यक्ति अकेला ही रहता है, बिना किसी मदद के अकेले ही सब कुछ करता है, सब कुछ अकेले करता है। पेपर में इश्तिहार देना, होटल में रुकना, स्टैम्प बनाना, एवरीथिंग। ऐसा लगता है कि वो सीबीआई का ही कोई कर्मचारी हो। और पुलिस ने जांच के समय सीबीआई को भी खंगाला था कि उसमें उसका कोई डिसग्रंटल एम्प्लॉय तो नहीं है जो जिसने ये कांड किया है, सब कुछ, लेकिन उसके हाथ वहां भी कुछ भी नहीं लगा। स्पेशल 26 अक्षय कुमार की फिल्म नीरज पांडे ने निर्देशित किया। इस फिल्म को आप सब लोगों ने जरूर देखा होगा। इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया गया है कि सीबीआई को उन पे शक होता है, उनको चेस करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ में, रियल स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं था। रियल लाइफ में एक अकेला व्यक्ति मोहन सिंह जिसने इतने बड़े रॉबरी को अंजाम दिया और गायब हो गया, अनट्रेस्ड, एंड द केस इज अनसॉल्व्ड। Please friend, please like and share, subscribe. Thanks for watching.